नमस्कार। आज हम परसेंटेज में टाइप 17 करते हैं। 17 में क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। एक व्यक्ति भोजन तथा कपड़ों पर 3:2 के अनुपात में खर्च करता है। महंगाई बढ़ने के कारण भोजन के खर्च में 20% की वृद्धि तथा कपड़ों के खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति के खर्च में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन है। भोजन और कपड़े के जो खर्च का अनुपात है वो उसने बताया है 3:2। महंगाई बढ़ने के कारण भोजन के खर्च में 20% की वृद्धि हुई है, तो ये खर्च बढ़ गया है 20%। और कपड़े के खर्च में 15% की वृद्धि हुई है, तो ये बढ़ गया है 15%। तो हमें बताना है तो व्यक्ति के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब आप एक बात समझिए, एक तो तरीका यह है कि हम इन दोनों को बढ़ाएं, इसे 30 कर लीजिए, इसे 20 कर लीजिए, दोनों को 10 गुना बढ़ा देंगे। उसके बाद 20% निकालेंगे, 15% निकालेंगे, फिर टोटल वृद्धि देखेंगे कितनी हुई है। फिर ये कितने से हुई है? 30 और 20 50 से हुई होगी, 50 से भाग कर देंगे और परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देंगे। आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा वो भी। लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे, और वो दूसरा तरीका क्या है उसे आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद बहुत इजी हो जाएंगे ये क्वेश्चन करने। ध्यान से समझना तरीके को। इसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो 3 का 20% हम ऐसे ही तो निकालेंगे, तो ये जितना भी आएगा वो सब क्या होगी? वृद्धि होगी। इसी तरह से अगर हम 2 का 15% निकालेंगे तो 15/100, ये जितना आएगा उतनी वृद्धि होगी। तो टोटल वृद्धि कितनी होगी? 20 या 60/100, 15 दूनी 30/100। तो टोटल वृद्धि कितनी होगी? दोनों को जोड़ेंगे हम यहाँ पे। नीचे अगर ये समान होता है, हर अगर समान होता है तो हम अंश को जोड़ लेते हैं, तो 60 और 30 90, तो 90/100। टोटल वृद्धि इतनी हुई है। अब ये वृद्धि कितने से हुई है? 3 और 2 5। ये जो वृद्धि है 3 और 2 5 से ही तो हुई है, इतने से देखना पड़ेगा। टोटल खर्च कितना बैठ रहा है? 5। तो 5 रुपए पर इतनी तो वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसके लिए गुना 100 कर देंगे। ये 100 ऊपर आएगा, ये यहाँ पर होता है, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 5 से इसे काटेंगे 18 बार, तो 18% की इसका मतलब इसमें वृद्धि हुई है। अब आप एक बात समझिए, इसे हमने इतना बड़ा किया, इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा करने का क्या तरीका है अब उसे ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पर नीचे 100 था और परसेंटेज के लिए हमने गुना वापस 100 कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये 100 कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। यहाँ से क्यों आया था? क्योंकि यहाँ से हमने परसेंटेज को खोला था। परसेंटेज के खोलते ही नीचे 100 आ जाता है, और वापस परसेंटेज में बंद करने के लिए वापस गुना 100 किया गया, तो 100 से 100 वापस कट गया। कहने का मतलब क्या है कि पहले तो हमने परसेंटेज को खोला और वापस बाद में परसेंटेज में बंद कर दिया। अगर हम पहले ही परसेंटेज को ना खोले तो बाद में हमें परसेंटेज में बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप परसेंटेज को ना खोलें, यहाँ पे इसे परसेंटेज में ही रखें, तो ये हो जाएगा 60%, ये हो जाएगा 30%। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है? 60 और 30 90% की। लेकिन कितने से हुई है? 3 और 2 5 से। तो यहाँ पर ये 100 रखने की जरूरत नहीं है, सीधा 90% की वृद्धि हुई है। लेकिन कितने से हुई है? भाग यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा। कभी आप इसे टोटल वृद्धि समझ लीजिए कि ये वृद्धि हो गई। ये वृद्धि नहीं है, कितने से देखी जाएगी? ये 5 से, क्योंकि पहला खर्च 5 था ना, तो सही वृद्धि कितनी होगी? 5 से भाग कर देंगे, 18%। तो टोटल वृद्धि कितनी होती है? 18%। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। बॉयज और गर्ल 3:2 के अनुपात में है, यानी कि अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां उसमें 2 होगी। आगे उसने कहा यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, लड़के ले रहे हैं 20%
और लड़कियां ले रही है 30% छात्रवृत्ति। तो हमें बताना है छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो आप एक बात समझिए, जब 20% लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो कितने परसेंट लड़के छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं? 80%। तो इसका हम 80% निकालेंगे, 80 तिया 240, तो टोटल 240% लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ऐसी लड़कियों को देखिए, अगर हम 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो कितने परसेंट नहीं लेती? 70%। तो इसका 70% निकालेंगे, 70 दूनी 140, तो ये 140% लड़कियां ऐसी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेती। तो टोटल कितनी हो गई है? दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 380%। तो 380% टोटल छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि 380% ही हो गया है, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से 380% है, क्योंकि हमने परसेंटेज खोली नहीं है, ठीक है ना। अब सही छात्र कितने हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते, उसके लिए 3 और 2 5, 5 से देखेंगे तो 5 से भाग कर देंगे हम, कितना आएगा? 76%। तो 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 105 करते हैं। राम अपने भोजन, कपड़े तथा शिक्षा पर 5:3:2 के अनुपात में खर्च करता है। भोजन, कपड़े और शिक्षा पर खर्च कर रहा है 5:3:2, इस अनुपात में खर्च कर रहा है। महंगाई बढ़ने के कारण भोजन के खर्च में 10%, कपड़ों के खर्च में 20% और शिक्षा खर्च में 25% की वृद्धि हुई है। इसमें हुई है 10% की वृद्धि, इसमें हुई है 20% की वृद्धि और शिक्षा में हुई है 25% की वृद्धि। तो हमें बताना है उसके खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है वो समझिए, इसको बिल्कुल नोट नहीं करना। आपने क्या करना है, इसमें 10% की वृद्धि हुई है तो इसका 10% कितना होगा? परसेंटेज नहीं खोलनी बस हमें, 10 पंजे 50, 50% तो ये हो गया। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 20 दिया 60% ये हो गया और 25 दूनी 50% ये हो गया। अब टोटल वृद्धि है सारी की सारी, तो सबको जोड़ देंगे हम, तो 50 और 60 110 और 50 160, तो 160% की टोटल वृद्धि हुई है। लेकिन ये कितने से हुई है? ये इतने से हुई है, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 से हुई है। तो सही वृद्धि कितनी होगी? 10 से भाग कर देंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, तो 16% की ये टोटल वृद्धि हुई है। क्लियर है बात समझ? अब हम क्वेश्चन नंबर 106 करते हैं। एक व्यक्ति भोजन, कपड़े तथा मनोरंजन पर 8:7:5 के अनुपात में खर्च करता है। फूड, क्लॉथ और एंटरटेनमेंट के लिए खर्च करता है वो 8:7:5 के अनुपात में। महंगाई बढ़ने के कारण भोजन के खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, इसमें हुई है 25% की वृद्धि। कपड़ों के खर्च में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिस कारण वह मनोरंजन के खर्च में 20% की कमी कर देता है, इसमें कर देता है वो 20% की कमी। तो हमें बताना है इस प्रकार उसके खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्लियर है बात? देखिए इसमें 25, इसका 25% कितना होगा? 25 8 200, तो 200% हो जाएगा। परसेंटेज को हम हटाएंगे नहीं, हमेशा परसेंटेज में ही रखेंगे। 30 7 210 और 5 गुना 20 100%। अब देखिए ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, लेकिन ये क्या है? कमी, तो ये माइनस में होगी। तो कुल मिला के कितनी वृद्धि हुई है? 200 और 210, 410 तो ये हो गया, और ये 100 की कमी है तो ये घटेगा, तो 410 में से 100 घटाएंगे तो ये आएगा 310%। आगे उसने क्या कहा? हमें बताना है कि उसे कुल खर्च में जो उसकी वृद्धि हुई है
कितनी हुई है, ये हमें बताना है परसेंटेज में। तो 310% की वृद्धि हुई है, लेकिन ये कितने से हुई है? 8 और 7 15 और 5 20 से हुई है। तो सही वृद्धि कितनी होगी? 20 से भाग कर देंगे, 0 से 0, 5 से काटेंगे, 15.5%। तो जो वृद्धि हुई है टोटल वो 15.5% की वृद्धि हुई है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 107, ये 106 था। अगर हम 107 की बात करें तो इसमें सेम क्वेश्चन है ये, बस इसमें क्या चेंजेस है मैं पढ़ के बता देता हूं। उसने कहा कि एक व्यक्ति भोजन, कपड़े, मनोरंजन पर 8:7:5 के अनुपात में खर्च करता है। महंगाई बढ़ने के कारण भोजन के खर्च में 25% की वृद्धि होगी, कपड़े के खर्च में 30% की वृद्धि होगी, तो उसे मनोरंजन के खर्च में कितने % की कमी करनी चाहिए? ये हमें बताना है कि मनोरंजन के खर्च में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसके कुल खर्च में 15.5% की वृद्धि हो। टोटल खर्च में जो उसका जो टोटल खर्च होगा उस पर 15.5% की वृद्धि होनी चाहिए। ये बात उसने बोली है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि पहले क्वेश्चन में ये दिया था और हमसे ये पूछा था, इस बार हमें ये दिया है और हमसे ये पूछ लिया। तो कैसे करना है समझते हैं इसमें। इसे मैं मिटा देता हूं। अब देखिए टोटल में 15.5 की वृद्धि होनी है। टोटल है कितना? 8 रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं, 7 रुपए इस पे, 5 रुपए इस पे, तो टोटल पे कितने खर्च कर दिए उसने? 20। तो 20 पर 15.5 की वृद्धि होनी चाहिए। तो कितने % बैठता है ये? 20 गुना 15.5%। परसेंटेज हटाएंगे नहीं हम, तो ये कितना आएगा? कैलकुलेशन करेंगे तो 310% आएगा। तो टोटल जो वृद्धि है वो 310% होनी चाहिए। क्लियर है बात? अब इसमें कितनी होगी? 8 गुना 25, 200% तो ये हो गई। 7 गुना 30, 210% ये हो गई। तो कुल मिला के कितनी वृद्धि होगी? 200 और 210, 410% वृद्धि होगी, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? 310। तो 310 को हम यहाँ पे 410 को हमें 310 बनाना है, तो कम करना पड़ेगा। तो कम कितना करना है? 410 को अगर 310 बनाना है तो हमें 100 कम करना है। ये टोटल कितना बैठ रहा है हमारा? 410, और बनाना है 310, तो हमें 100 कम करना है। तो ये 100 कम कहाँ से होगा? ये यहाँ से होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में था। यहाँ पर 100% अगर कम हो जाएगा तो ये 410 माइनस के 100, 310 ही बचेगा। लेकिन ये 100% कमी जो है ये रियल कमी नहीं है। ये कितने से होनी है? ये 5 से होनी है। जितने से देखना है ना उससे भाग करना बिल्कुल मत भूल जाना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो 5 से देखना है तो 5 से भाग करेंगे, तो कुल मिला के कितने % की कमी करनी पड़ेगी? यहाँ पे 20% की कमी। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं अब हम। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 108 है, इसमें देखते हैं क्या कहा उसने। किसी परिवार के चावल, खाद्य तेल तथा कपड़ों पर किए जाने वाले व्यय, चावल, खाद्य तेल और कपड़ों पर किए जाने वाले व्यय का जो अनुपात है वो है 12:17:3। यह अनुपात है। चावल तथा खाद्य तेल के मूल्य में 20% और 10% की वृद्धि हो जाती है। इसमें हुई है 20% की वृद्धि और इसमें हुई है 30% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। तो उसे कपड़े के खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में कुल 12% की वृद्धि हो जाए। तो टोटल खर्च में कितनी वृद्धि होनी है? 12% की। इसमें हमें बताना है कि कितने % की वृद्धि या कमी करें। अब देखिए ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, इसे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ना एग्जाम में आपको इस तरह से लिखने की जरूरत है। आपको बस करना क्या है उस चीज को समझिए। यहां पर 20% की वृद्धि हुई है तो इसका 20% कितना होगा? 20 गुना 12, 240%। यहां पर 10% इसका कितना होगा? 17 गुना 10, 170%। और टोटल में कितने % की वृद्धि होनी है? 12 और 17 29 और 3 32। तो 32 का
32 का 12% निकालेंगे, परसेंटेज हम हटा ही नहीं रहे, तो 12 दूनी 24, 4 यहां से लगा 2, 12 तिया 36 और 2 38। तो इतने परसेंट की टोटल वृद्धि होनी है। अब यहां पर कितनी वृद्धि हो चुकी है? 240 और 170 कितना बैठता है ये बैठता है 410। तो टोटल 410% की वृद्धि हो चुकी है, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी? 384 की। तो कितने परसेंट कम करना है? इसमें से इसे घटाएंगे तो टोटल मिलाकर 26% हमें कम करना है। इसको इतना बनाने के लिए 26% घटाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें कमी करनी पड़ेगी 26% की, क्योंकि ये बैठ रहा है 410, इसमें से 26 घटाएंगे तो 384% बच जाएगा। तो यहाँ पर 26% की कमी होनी चाहिए, लेकिन कितने से होनी है? ये सही कमी नहीं है। ये कितने से होनी चाहिए? 3 से। तो 3 से हम इसे भाग करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन ये वाली आएगी और हमें ये वाली निकालनी है। तो 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 3 8 24, 2/3%। तो कुल मिलाकर 8 से ही 2/3% की हमें कपड़ों के खर्च में कमी करनी है। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 109 करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 1,89,000। उनमें से 4/9 पुरुष है। तो टोटल जनसंख्या का 4/9 निकालेंगे तो वे पुरुष आएंगे, यानी कि मेल। तो टोटल जनसंख्या का 4/5 अगर हम करते हैं तो इतनी जनसंख्या आएगी पुरुषों की या मेल की, और बाकी महिलाएं हैं। जो शेष बचेंगी वे महिलाएं हैं। 50% पुरुष जो है इसमें विवाहित है, तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि कितना है। अब आप एक बात समझिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसका यूज करें, उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपका। उसमें क्या करना है, ये टोटल जनसंख्या है, इसका अगर हम 4/9 निकालेंगे तो वो पुरुषों की संख्या आएगी, और पुरुषों की संख्या को अगर हम टोटल जनसंख्या में से घटा देंगे तो जो बाकी बचेगी वे महिलाओं की संख्या आएगी। फिर पुरुषों की संख्या जो भी आई है उसका 50% निकालेंगे, वो विवाहित जनसंख्या आ जाएगी। फिर उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे जो भी उसने हमसे पूछा है। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पर हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो इजी तरीका है। इसे आपको कुछ लिखना नहीं है इसमें, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है। लिखना आपको कहां से है ये देखिए। अब इसमें जो है टोटल जनसंख्या का 4/9 पुरुष है, यानी कि टोटल जनसंख्या अगर 9 है तो इसमें से 4 क्या है? पुरुष है। तो बाकी 5 कौन होंगी? महिलाएं होंगी। भाई टोटल जनसंख्या 9 है, 9 में से 4 पुरुष तो बाकी 5 महिलाएं। तो मेल और फीमेल का रेशो कितना आ रहा है? 4 मेल और 5 फीमेल। क्लियर है बात? अब इसमें से 50% मेल विवाहित है, 50% पुरुष क्या है? विवाहित। इसका 50% निकालना पड़ेगा। यहां पर 50 गुना 4 200%। क्वेश्चन हमें पहले क्वेश्चनों की तरह ही करना है। 4 गुना 50 200%। तो ये 200% जो है पुरुष विवाहित है। हमने परसेंटेज हटाया नहीं है, ठीक है ना, हमने ऐसे ही रखा। तो ये 200% इसलिए बना। तो ये क्या है? विवाहित है। अब आप एक बार समझिए, हमें बताना है कि विवाहित जनसंख्या यानी कि टोटल जनसंख्या जो विवाहित है वो कितने परसेंट है। अब विवाहित गांव में या शहर में जो भी है ये, इसमें क्या पुरुष विवाहित हैं? क्या महिला इनके साथ विवाहित नहीं होनी चाहिए? अपने आप में केवल पुरुष ही विवाह कर लेते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, उनके साथ महिला भी तो होनी चाहिए ना। तो अगर 200% पुरुष विवाहित है तो 200% महिला भी विवाहित होगी। क्लियर है बात? जितने पुरुष विवाहित है उतने ही महिला भी विवाहित होनी चाहिए। अब आप में से कोई ये मत कहने लग जाना कि जी एक आदमी की 2 भी तो वाइफ होती है, तो इतना हमें नहीं सोचना, हमें रियलिटी पे जाना है, ठीक है ना। और रियलिटी क्या है? एक आदमी की एक ही वाइफ होती है। कोई कर लेते हैं 2, उसे हमें नहीं सोचना। क्लियर है बात? तो 200 और 200 400%। तो 400% टोटल जनसंख्या विवाहित है शहर की। अब ये कितने में से है? 4 और 5 9। जनसंख्या टोटल 9 ही तो है, तो 9 से भाग कर देंगे तो सही परसेंटेज आएगी। 9 से काटेंगे तो ये आएगा 44 सही 4/9%। क्लियर है बात? तो इतने परसेंट जनसंख्या विवाहित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 110 आप खुद करके देख लेना। अब हम 18वें टाइप पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 111 करते हैं।
एक विद्यालय में गणित, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यानी कि मैथ, कॉमर्स और साइंस में जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं उनकी संख्या 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई हो, इसमें वृद्धि हुई है 20% की, इसमें वृद्धि हुई है 40% की और इसमें वृद्धि हुई है 25% की, तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है यह हमें बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसे आपको नोट नहीं करना, सॉल्यूशन क्या करना है उसे समझते हैं हम। यहां से स्टार्ट करना है हमें सॉल्यूशन करना। तो 3 ये पहले मैथ में बच्चे थे, मैथ की क्लास में पहले 3 बच्चे थे, अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो ये अपने आप में कितने परसेंट होगा? 100%। कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100 ही % होती है, चाहे वो कितनी कम हो कितनी ही ज़्यादा हो। तो अपने आप में कितने था ये? 100%। अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% जब बढ़ाएंगे तो ये कितने % हो जाएगा? 120%। तो इसका हम 120% निकालेंगे। यहाँ पर हम परसेंटेज नहीं हटाएंगे, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, और यहाँ पे भी नीचे 100, यहाँ पे भी नीचे 100, तो वो 100 से 100 बाद में कटना ही है, क्योंकि हमें बाद में इसका अनुपात भी तो निकालना है। अगर हमें काटना ही है तो हम परसेंटेज को खोलेंगे नहीं, हम परसेंटेज से परसेंटेज भी काट सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आपको आ गया है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज ना भी लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर हमारा सेम ही आना है। क्लियर है? मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे परसेंटेज लगा रहा हूँ सिर्फ, बाकी इसे कैलकुलेशन में परसेंटेज लेने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, अब इसमें 40% की वृद्धि हो गई, तो ये भी अपने में कितने % होगा? 100%। 40% बढ़ाएंगे तो 140% हो जाएगा, तो इसका हम 140% निकालेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं? 8 है, इसमें 25% की वृद्धि हुई है, ये भी अपने आप में कितने % होगा? 100%। 25% जब हम इसमें बढ़ाएंगे तो कितने % हो जाएगा? 125%। इसका हम 125% निकालेंगे। अब ये हो गए मैथ की क्लास में स्टूडेंट, ये हो गए कॉमर्स के और ये हो गए साइंस के। तो अब इनका अनुपात कितना है वो निकाल लेते हैं। अनुपात निकालिए। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी। इसको हम किससे भाग कर सकते हैं? 5 से भाग कर सकते हैं सभी को। 5 से भाग करेंगे 24 बार, 5 से काटेंगे 1 बार, 5 से काटेंगे 25 बार। इसे हम 4 से और भाग कर सकते हैं। 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 35 बार और 4 से काटेंगे 2 बार। तो 6 × 18 बनेगा ये अनुपात। 35 ही कम 35 अनुपात 25 दूनी 50। तो मैथ, कॉमर्स और साइंस की जो कक्षा में अब छात्र हैं उनका अनुपात ये बनेगा 18:35:50। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 112 आप खुद करके देख लेना, सेम क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। ABC की कुल आय 1980 है। इनकी जो कुल आय हैं वो 1980 रुपए हैं। उनका खर्च क्रमशः 80%, 75% व 60% है, और उनकी बचत का अनुपात 3:2:4 है। बचत का अनुपात कितना है ABC की? A:B:C। वो दिया है 3:2:4, 3:2:4। हमें बताना है कि A की आय कितनी है। A की आय के बारे में हमें बताना है। खर्च का क्या हिसाब दिया था उसने? A का खर्च था 80%, B का खर्च है 75% और C का खर्च है 60%। अब आप एक बात समझिए, जब A ने 80% खर्च कर लिया, देखिए कोई भी व्यक्ति है उसकी आय अपने आप में 100% होती है, और A ने अपनी आय का 80% खर्च कर लिया, तो उसकी बचत कितने % होगी? 20%। इसका मतलब ये जो रुपये हैं इसकी बचत का 20% है। क्लियर है? तो 20% जब इतने के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? 20 से भाग कर देंगे, 1% आ जाएगा इतने के बराबर। तो A की आप आय निकाल लो, यानी कि 100%।
क्योंकि जो रियल चीज दी है ना, रियल संख्या दी है, वो कुल आय दी है, तो हमें यहाँ पर सबकी आय निकालनी पड़ेगी। अगर हमारे पास आय का अनुपात आ जाएगा सबका, तो हम उस अनुपात के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे और हम एक ही आय निकाल लेंगे। क्लियर है बात? तो 20% इतने के बराबर है, तो एक ही आय यानी कि 100% कितने के बराबर होगा? गुना 100, तो ये आ जाएगी एक ही आय। क्लियर है? ऐसे हम बी का निकालेंगे। बी अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है, ये भी अपने आप में 100% होगी, तो 75% इसने खर्च कर लिया, तो बचा कितने परसेंट? 25%। तो ये इसकी आय का 25% है, तो 1% कितने के बराबर होगा? 25 से भाग कर लेंगे, तो 100% यानी कि कुल आय कितनी होगी? गुना 100, ये इसकी आय हो जाएगी। ऐसे हम सी अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, तो 60% खर्च कर दिया तो 40% बचा, तो 40% 4 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा? 40 से भाग कर देंगे, और टोटल आय यानी कि 100% कितना होगा? गुना 100। तो इससे जो अनुपात बनेगा वो इनकी आय का अनुपात बन जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 सबके पीछे है, तो 100 से 100 हमने काट लिया, या हम कैलकुलेशन के लिए ऐसे काट सकते हैं, इससे काटेंगे 100 को, तो ये आ जाएगा 5 बार, इससे आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, 4 बार कटेगा, और 0 से 1 0 कटेगी सिर्फ, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। 5 थी या 15, अनुपात 4 दूनी 8, अनुपात 10। तो ये इनकी आय का अनुपात बना है 15:8:10, यानी कि ए की आय अगर 15 रुपए है तो बी की आय 8 रुपए है और सी की आय 10 रुपए है। तो हमारे हिसाब से तीनों की आय कितनी हो रही है? 15 और 8 23 और 10 33। तो हमारे हिसाब से तीनों की कुल आय 33 रुपए आ रही है, और उसके हिसाब से तीनों की कुल आय कितनी है? 1980 रुपए। तो हमारे 33 उसके 1980 के बराबर है, तो हमारे एक की वैल्यू कितनी है? हम 33 से भाग कर देंगे, एक की वैल्यू आती है इतनी। अब हमें बताना क्या है? ए की आय। अब ए की आय हमारे हिसाब से कितनी है? 15। तो हमारे 15 की वैल्यू देख लो कितनी है। जब हमारे एक की वैल्यू इतनी है, तो हमारे 15 की वैल्यू कितनी होगी? इससे 15 गुना ही तो होगी, गुना 15। 33 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये कटता है 60 बार, और 15 छिक्का 90, और 90 के पीछे 1 0, यानी कि 900 रुपये ए की आय है। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। ए बी सी के खर्च का अनुपात 4:3:5 है। इस बार खर्च का अनुपात दिया है उसने ए बी और सी के 4:3:5। उनकी कुल आय 2080 रुपये है। कुल आय कितनी है इनकी? 2080 रुपये। बी की इस बार हमें आय बतानी है कि बी की आय कितनी है। अगर वे क्रम से 20%, 25% वे 40% की बचत करते हैं, ये करता है 20% की बचत, ये करता है 25% की बचत, और ये करता है 40% की बचत, तो हमें बताना है कि बी की आय कितनी है। सेम क्वेश्चन है ये पहले की तरह ही बिल्कुल। अब देखिए, इसने अपनी आय का 20% बचाया है, और आय कितने परसेंट होती है? 100%। तो 20% बचाया है, तो इसका मतलब 80% इसने खर्च कर दिया। जब 80% इसने खर्च करा है, और वो कितने के बराबर है? 4 के, क्योंकि ये खर्च का अनुपात ही तो है। तो 4 रुपये ये खर्च किया है, ये 80% के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 80 से ही भाग कर दीजिए आप, 1% होता है इतने के बराबर। अब इसकी आप कुल आय निकाल लो, यानी कि 100%। जब 1% इतने के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? गुना 100। इसी तरह से बी को अगर हम देखें, तो इसने 25% बचत की है, तो खर्च कितना किया है? 75%। तो इसका 75% इस 3 के बराबर ही तो है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 75 से भाग कर देंगे, 1% हो गया इतना। इसकी कुल आय निकाल लेंगे 100% गुना 100। ऐसे ही सी ने 40% बचाया है, तो खर्च कितना करा है? 60%। तो 60% जब इतने के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा? बटे 60 कर देंगे, और 100% कितने के बराबर होगा? कुल आय यानी कि गुना 100। क्लियर है? कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 से 0
4 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 5 बार। यहाँ पर कैलकुलेशन करके 5 बचा है सिर्फ। इससे काटेंगे 25 बार और 25 से काटेंगे इसे 4 बार। यहाँ पर कैलकुलेशन करके 4 बचा है। 20 से काटेंगे यहाँ पर 3 बार, 20 से काटेंगे यहाँ पर 5 बार। अब देखिए यहाँ पर 3 और ऊपर किसी को काट नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर 25/3 बचा है। तो ये क्या बना हमारा 5:4:25/3। तो इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की गुना कर देंगे पूरे अनुपात में। तो 3 गुना बढ़ा लीजिए सभी को। 5×3=15/4×12/3 की गुना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 बचेगा। तो ये अनुपात बनेगा इनकी आय का। ए बी सी की आय का अनुपात कितना है, 15:12:25। क्लियर है बात। अब उसने हमें क्या दिया है, टोटल आय दी है कि उसकी टोटल आय 2080 रुपये है। अब हमारे हिसाब से टोटल आय कितनी आ रही है, इसकी 15 है, फिर 12 है और इसकी 25 है। तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 और 25 40 और 12 कितना होते हैं 52। तो हमारे हिसाब से इनकी जो कुल आय है वो 52 रुपये आ रही है। और उसके हिसाब से कितनी आ रही है 2080। तो हमारे 52 रुपये उसकी 2080 के बराबर है। तो हमारे एक की वैल्यू कितनी है, 52 से भाग कर दो। ये जितने के भी बराबर है ना, आप उसे उतने से ही भाग कर दिया करो तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो एक की वैल्यू आती है इतनी। हमें बताना क्या है, बी की आय। तो बी की आय हमारे हिसाब से कितनी है 12। तो 12 देख लो कितने के बराबर है। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, इससे 12 गुना ही तो होगी, गुना 12। 52 से काटेंगे 4 बार, उसके पीछे एक 0, 12 चौक 48, 480 रुपये। यानी कि जो बी की आय है वो 480 रुपये है। क्लियर है बात। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सही से समझ में आ रहा है तो वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक पहुँचे, वे भी हमसे जुड़ सके। नमस्कार।